हाँ, तो अभी अपन ने जो पढ़ा था वो सिर्फ क्रेडिट मतलब लोन के ऊपर बेस्ड था कि भाई आपके रूरल एरियाज में पैसे फाइनेंस लेने का और क्रेडिट फैसिलिटीज का क्या रोल है, ठीक है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं, अपन इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग, सर मार्केटिंग होता क्या है, ये देखो आपके रूरल एरियाज में बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री होती है, फार्म बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें कि आपके फार्म बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है, वो फार्म बेस्ड इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो निकलता है आपका खेती से या आप बोलो बाकी सारी चीजों से, अलाइड एक्टिविटीज से, वो आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यदि आपके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं रही, जिस जिस तरह की स्टोरेज में आपको उसको रखना पड़ता है, तो जो आपके रूरल एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं वो बेचारे क्या हो जाते हैं, वो फोर्स हो जाते हैं कि आप उसको कम दाम में बेचो। क्यों? क्योंकि कम दाम में यदि हमने नहीं बेचा तो हमको जो कम दाम मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार आपका वो अनाज सड़ गया तो उसका आपको एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या करते हैं, वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। सेकेंडली आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपके पास रूरल एरिया में जो प्रोड्यूस आपके जो बनते हैं वो प्रोड्यूस आपके पास ट्रांसपोर्ट करने की आपके पास फैसिलिटी होती नहीं है, ठीक है। मतलब जो किसान होते हैं वो बेचारे इंडिविजुअल लेवल पे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि मैं एक ट्रक खरीदूं या एक ट्रक वाले को बुलाऊं और उसको यहाँ पे बुलाऊं और वो मेरा प्रोडक्ट लेके जाए और मार्केट में उसको जाके मेरे को जो रेट चाहिए उसमें बेचे, ठीक है। तो दूसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और तीसरा आपका रेगुलेटेड मार्केट्स, मतलब आपके मार्केट्स जो है वो रेगुलेटेड मार्केट्स है, मतलब उसमें वो अपनी चला नहीं पाएंगे, उनको मनचाहे रेट नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी तीन प्रॉब्लम्स आपके मार्केटिंग वाली चीजों में आती है। तो अब अपन देखेंगे कि इस मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील किया हुआ है। फर्स्ट, मैं जस्ट रीड कर रहा हूं, वी आर फेमिलियर विद क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, सिमिलरली देयर आर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मतलब अपन ने, आप लोगों को याद होगा बिजनेस स्टडीज में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है कि नहीं है पीयूष, देवांश? यस सर। क्या सर, मार्केट सोसाइटीज? हाँ, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें उनका काम क्या होता था कि वो लोग छोटे यस छोटे सर। आपके फार्मर्स और वो होते थे, वो लोग इकट्ठा होके अपने आप को इस काबिल बनाते थे कि वो मार्केट में जाके अपने बार्गेनिंग पावर बढ़ा सके, राइट, और खुद के लिए एक फैसिलिटीज क्रिएट कर सके कि इसके आगे वाली चीज और इसके आगे वाली चीज अपन करेंगे। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स उस टाइम से बनना चालू हुए थे। बिफोर 1954 marketing cooperatives have separate identity. After 1954 there was a gradual linking up of marketing cooperatives with credit cooperatives. Today all marketing cooperatives are linked with credit cooperatives, so credit cooperatives are essentially multi-purpose cooperatives looking for both credit and marketing of रूरल प्रोड्यूसर्स। अब क्रेडिट और मार्केटिंग एक साथ लिंक क्यों कर दिया, क्योंकि मार्केटिंग के लिए भी पैसा लगता है, क्रेडिट आप जब लेते हो तो आप एक साथ एक पैकेज टाइप क्रेडिट लेंगे जिसमें आपको मार्केटिंग लेवल तक को मदद करके देगा। देयर आर कोऑपरेटिव्स एट विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज समड अप इन टेबल 7.2। अंडरलाइन करेंगे या देखेंगे, टेबल देखेंगे। जो विलेज लेवल की प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज है वो कितनी है, 6000। डिस्ट्रिक्ट लेवल की सेंट्रल मार्केटिंग सोसाइटीज 160। कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो स्टेट लेवल की है वो 45 है इंडिया में, और नेशनल लेवल की 5 है। नेशनल लेवल की 5 के नाम दिए हुए हैं, उनको मार्क करेंगे, उनके फुल फॉर्म आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी, एनएसीएमईएफ, सॉरी एनएसीएमएफ, उन्होंने उसका फुल फॉर्म कुछ भलता ही लिख दिया, नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, तो उन्होंने नाफेड करके रखा उसको, देखेंगे आप लोग, मार्क करो, ये चीज थोड़ी अजीब है क्योंकि नाम उसका कुछ अलग है, उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ अलग है। तीसरा, नेशनल कोऑपरेटिव टोबैको ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड, नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला नेशनल लेवल का मार्केटिंग कोऑपरेटिव नहीं है। तो प्लीज इन सबके नाम देखेंगे। आउट ऑफ द अबव, नाफेड इज अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। नाफेड जो है वो एक हाउस होल्ड और एक बहुत ही कॉमन नाम है, अंडरलाइन कर लो। विच among all the national level cooperatives dash is a common name in India, or a household name in India। तो आपको पता होना चाहिए कि नाफेड जो है वो एक common household name in India है। Another structural features of the cooperatives are there are special commodity marketing societies। अब ये special commodity marketing society क्या होती है, जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो उसमें से वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेशलाइज कर देती हैं। जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलर
स्पेशलिटी का ग्रेड का गेहूं बेचूंगा तो वही गेहूं में बेचने वाला हूँ, बाकी गेहूं में नहीं बेचने वाला हूँ। तो जब ऐसे कुछ स्पेशलाइज लाइन या स्पेशलाइज प्रोडक्ट आप पकड़ लेते हो एंड आप सिर्फ उसी में डील करते हो तो आप स्पेशल कमोडिटी मार्केटिंग सोसाइटी बन जाते हो। तो जो विलेज लेवल पे 6000 है उसमें से आपकी 3500 देखो अनलाइन करेंगे, 6000 में से 3500 स्पेशल है, स्टेट लेवल की 45 में से 16 आपकी स्पेशल है। ठीक है, और एक नीचे डेटा और दिया हुआ है, 2003 में आपके पास स्टोरेज कैपेसिटीज कितनी थी रूरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास? 2003 में 24 लाख टन प्रोड्यूस को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। ठीक है, एंड ये किस किस की मदद से हुआ था? अंडरलाइन करेंगे, एनसीडीसी था उसमें इन्वॉल्व, वर्ल्ड बैंक था एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इन तीनों की एक फाइनेंसिंग या इन तीनों की एड की वजह से आपके लिए ये पॉसिबल हो पाया। तो इसमें आपको क्या क्या मार्क करना है? सबसे पहले कि 6000 की जो आपकी विलेज लेवल की बॉडीज है उसमें से 3500 क्या है? स्पेशल कमोडिटी वाली है। स्टेट लेवल की 45 में से 16 जो है वो आपकी स्पेशल कमोडिटी वाली है। और उसके बाद 2003 में आपके पास मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू स्टोरेज करने की कितनी फैसिलिटी आ गई थी? 24 लाख टन ऑफ प्रोड्यूस आप उसमें सेव कर सकते थे एज ऑफ 2003। और ये किस किस की मदद से पॉसिबल हुआ था? एनसीडीसी, आपका वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। समझ गया? इसमें क्या क्या याद करने का है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, मतलब ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 से 4 मार्क वाले क्वेश्चन इस सेक्शन में से तो बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इसमें स्टैट्स याद रखने हैं, फिगर्स याद रखने हैं कि 6000 में से 3500 जो है वो स्पेशल कमोडिटी है, 45 में से 16 जो है वो स्पेशल कमोडिटी है, 2003 में 24 लाख टन प्रोड्यूस सेव करने का अपने पास कैपेसिटी था। एंड लास्ट वन वाज कौन सी 3 लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ था? एनसीडीसी, यूरोपियन इकोनॉमिक वाला क्या है कम्युनिटी, ईईसी, और आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स अंडरलाइन करोगे, 4 मार्क क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला आप अंडरलाइन करोगे टू मार्केट प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स। तो टू मार्केट लिख दो, टू मार्केट भी लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मर्स के बिहाफ पे प्रोडक्ट को मार्केट करना। नेक्स्ट अंडरलाइन करोगे अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड में अंडरलाइन करोगे अरेंज स्टोरेज, फोर्थ में अंडरलाइन करोगे ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो भी क्वालिटी के हिसाब से आप अपने गेहूं चावल को ग्रेड कर दोगे और उस ग्रेड को जो उसको वर्थ है उस हिसाब से आप मार्केट में बेचोगे। क्या होता था पहले? किसान चावल उगाता था, उसको बोल देते थे तूने ये चावल ये ग्रेड का चावल बनाया है तेरे को, और भलते ग्रेड का उसके ऊपर रेट चिपका के उसको चीट कर देते थे। लेकिन क्या होता है, ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव जब से बने, इन लोग का काम क्या होता है कि आप अनाज को पहले ही ग्रेड कर लोगे कि ये कौन सी क्वालिटी का है और फिर उसको जाके उस मार्केट में बेचोगे। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, to advance loans to farmers so that farmers are not forced to make distressed sale and wait for better price. Farmers को loan provide करना। and last is to supply inputs like seeds, fertilizers at reasonable price. अगर मेरा जो इनपुट है वही सस्ता रहेगा तो मेरे को आउटपुट की तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े, सिंपल है। बड़े कि नहीं बड़े? कुछ पूछना है? देवांश, पीयूष, सुकृत, महक? चलो मैं आगे बढ़। आई एम अज्यूमिंग आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? यस। देवांश? यस सर। सुचित और पीयूष आवाज आ रही है, राइट? नहीं आ रही लगता है। सुचित भाग गए क्या? सर को सामने देख लिया, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, भाग गए होंगे। चलो ठीक है, विल स्टार्ट नेक्स्ट। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? फार्मर्स को सिर्फ अब फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्स कर सकते हैं इनटू व्हाट? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है
एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू व्हाट? अडॉप्टिंग न्यू फार्मिंग पैटर्न्स, अंडरलाइन करेंगे, न्यू इनपुट्स एंड न्यू सोर्सेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस, अंडरलाइन करेंगे सब। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब चेंज इन पैटर्न मींस स्प्रेडिंग ऑफ फार्मिंग बिटवीन डिफरेंट क्रॉप्स। मतलब आप रेगुलर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हो, साथ में कैश क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हो। कैश क्रॉप्स मतलब क्या हो गया? ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। सर इनको कैश क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिकते बहुत ज्यादा में है, ये हाई वैल्यू सेल होता है इनका, कम में बम। तो मतलब आप कम प्रोड्यूस में भी आपको इसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो आप अपने रेगुलर क्रॉप्स तो बेचो ही बेचो, साथ में आप क्रैश क्रॉप्स बेचो, ठीक है। फिर आप शिफ्ट करो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली फार्मिंग की जगह आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करो। और उसके बाद एक चीज और कर सकते हो, आप अपनी डिपेंडेंसी फार्मिंग सेक्टर पे कम करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे भी ध्यान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि फार्मिंग जो सेक्टर है वो दैट इज टोटली अनसर्टेन सेक्टर और इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एनवायरनमेंट, और ये आपके बस का नहीं है, इसमें हाई रिस्क है। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपको अश्योर्ड इनकम मिल सकती है। तो इसकी नीड क्यों है? सबसे पहला नीड मैंने बोल दिया आपको, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सक्लूजिंग डिपेंडेंट ऑन फार्म सेक्टर। आपको एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको अपनी फोर्स को, वर्क फोर्स को, लेबर फोर्स को एग्रीकल्चरल सेक्टर से एक्सक्लूसिव डिपेंडेंसी कम करनी है। दूसरा, प्रोवाइड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो फार्म सेक्टर है वो आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, वो बहुत रिस्की वेंचर है। लेकिन यदि आप ये नॉन फार्म सेक्टर में कई बिजनेस चालू करते हो या छोटा सा कुछ एक्टिविटी चालू करते हो, तो आपको एटलीस्ट एक सस्टेनेबल इनकम मिलेगी, स्टेबल इनकम मिलेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, तो नॉन फार्म सेक्टर में क्या क्या आता है, ये आपका बस ये चैप्टर में ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, और आप लोगों के जो बेसिक आपने केजी में या कभी आपके मिड स्कूल में पढ़े होंगे वो वाले पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग। अब एग्रो प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग लोकल फार्म प्रोड्यूस टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर सेल। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आप टमाटर की खेती करते हो, तो टमाटर की खेती आपने करी, तो आपने क्या किया, उसको सिर्फ एज अ टमाटर नहीं बेचा, आपने एक उसको प्रोसेस करके टोमेटो केचप बना के बेच दिया। तो आपने क्या किया, आपने उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर ली। तो जो 1 किलो टमाटर आप बेचते थे, वो अब आप उसको वो 1 किलो टमाटर के आपको कम मिलते थे, लेकिन अभी आपने उसको प्रोसेस करके केचप बना के बेच रहे हो, तो यू विल गेट अ बेटर इनकम। समझ में आया? मतलब आप सिर्फ उसको रॉ जैसा बेचते वैसा मत बेचो, उसमें कुछ प्रोसेस करके बेचो, तो यू विल गेट मोर इनकम। इसको पढ़ेंगे आप लोग, ऊपर ऊपर से फटाफट रीड करो और मुझे बोलना जब नेक्स्ट प्रोसीड करना होगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करेंगे, ब्रीडिंग, रेजिंग एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज लाइवस्टॉक फार्मिंग ऑफ कैटल, गोट्स, फॉल्स मेनली। इट प्रोवाइड्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स एंड वूल। मतलब आप लाइव स्टॉक पालो, आप सिर्फ वो मत करो, आप सिर्फ अपने क्या बोलते हैं खेती, सादी खेती मत करो, आप साथ में डेयरी फार्म खोलो, पोल्ट्री फार्म खोलो, ये सब खोलो, और आप इनसे भी अपनी इनको भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बना के पैसा कमाओ। समझ में आया? हाँ सर। नीचे एक व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में कुछ लिखा है, वो पढ़ रहा हूं मैं। Recently we observed revolution in our milk output called white revolution. It was made possible by special programs and technology adopted. The program is named Operation Flood. Under this, farmers were organized to pool their milk produce graded quality wise and then sold through cooperatives, thus gave them फेयर प्राइस एंड अश्योर्ड इनकम्स टू फार्मर्स। ये ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था, जितने भी किसान थे या जितने भी वो थे जिनके पास गाय या ऐसा कुछ था, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अब इंडिविजुअली अगर अपने दूध को बेचने जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई उनको ट्रांसपोर्ट आना जाना और ये मार्केट तक पहुंचना ही नहीं पूरा था। तो इन लोगों को क्या किया, इन लोगों ने अपने सारे फार्मर्स ने मिलके एक पूल बनाया। पूल मतलब इकट्ठे हो गए और अपना जितना भी मिल्क प्रोड्यूस है उसको एड ऑन कर दिया, और फिर एड ऑन करके वो लोगों ने एक साथ इकट्ठे कोऑपरेटिव बना के उन्होंने मार्केट में बेचा, तो उनको एक फेयर प्राइस मिली, कॉस्ट कम मिला और एक अश्योर्ड इनकम आई। समझ में आया? यस सर। अब ये जो एक्टिविटी है इसके भी दो लिमिटेशन है या दो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम्स है,
इट फेसेस लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ स्टॉक। अब आपके जो देसी गाय जो होती है वो कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो देसी होती है। जो आपकी जो क्रॉस ब्रीड करके जो ब्रीड्स बनाई जाती है गाय की, वो बहुत हाई क्वालिटी मिल्क, मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके मिल्क की जो क्वालिटी होती है वो आपके रेगुलर गाय जैसी नहीं होती है। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग लाइफ स्टॉक है वो आपको इतना प्रोड्यूस नहीं दे पाएगा कि आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ हाई कमा सको, ठीक है। और ऊपर से उसके मेंटेनेंस का खर्चा अलग। लाइफ स्टॉक क्या हुआ बेटा? सर लाइफ स्टॉक मतलब लाइफ स्टॉक जानवर, जानवर, गाय, भैंस, गोट्स, इसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। समझ में आया देवांश? यस सर। हाँ सर समझा। सेकेंड, इट रिक्वायर्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड कैटल स्टॉक। मतलब भाई अगर आपको उनके मेंटेनेंस और ये सब को ध्यान रखना है तो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यू विल रिक्वायर्ड मोर फंड्स। देखो सबसे सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पैसा जनरेट करना है तो आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो इफ यू वांट कि भाई मेरे को ज्यादा इनकम आए इस एलाइड एक्टिविटीज से या इन एनिमल हस्बेंड्री वाली एक्टिविटीज से, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर, और आपको इन्वेस्ट करना है तो यू विल नीड मोर क्रेडिट। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पीशीज, plantation crops, etc. India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. Horticulture sector contributes nearly, underline करेंगे, 1/3 of output of agriculture and 6% of India's GDP. This makes this sector one of the most important non-farming sector. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग सेक्टर क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके एग्रीकल्चर आउटपुट में वो 1/3 ऑफ आउटपुट उसका आता है, एंड आपके इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 6% ऑफ इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन आता है। इसलिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग सेक्टर है। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, in view of importance of horticulture in agriculture sector and India's GDP, efforts are being made to enhance it. It can be done through investment in infrastructure, cold storages, marketing linkages, processing units, technological improvement and spread of activity. मतलब क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें करी जा सकती है। स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाओ। कोल्ड स्टोरेज से क्या होता है? आपका जो फूड या जो भी कुछ ईटेबल रहता है, वो यदि एडिबल चीजें यदि आप कोल्ड स्टोरेज में रख लो तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, बिल्कुल खराब नहीं होती है। मार्केटिंग लिंकेज मतलब उसको एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करो, प्रोसेसिंग करो, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, इन सब चीजों में आप इन्वेस्ट करोगे तो यू विल अर्न मोर आउट ऑफ इट। मतलब मेरे को, आई हैव नोन मेनी किसान जो पहले दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन गेहूं चावल जो अपने रेगुलर जो डाइट में होता है वो प्रोड्यूस करते थे, एंड जब उन्होंने शिफ्ट किया फ्रूट्स में, हॉर्टिकल्चर में, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ा था उसमें, एक नागपुर बेस्ड किसान था, उसने अपनी जमीन पे स्ट्रॉबेरीज उगाना चालू कर दिया, स्ट्रॉबेरीज की खेती चालू कर दी। तो उसने मतलब बाद में जब अपनी ईयरली एनुअल इनकम कैलकुलेट करी तो उसने बोला, उसने मतलब उसका लिखा हुआ था कि उसने 5x कमाया, मतलब जितना वो गेहूं चावल से कमाता था उससे उसने 5 टाइम्स ज्यादा कमाया जब उसने इस तरह की खेती चालू करी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं दे डेफिनेटली ये आपको ज्यादा पैसा कमा के देते हैं। ये अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप प्रॉपर केयर इनसे इनको उगाओ तो, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फिशरीज। फिशरीज मतलब मछली पकड़ना। अंडरलाइन करोगे, स्टार्ट आ रहा है फर्स्ट लाइन में, कैचिंग फिश कॉन्ट्रीब्यूट्स जस्ट बिलो 1% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी का 1% से भी कम है आपका ये फिशरीज। नेक्स्ट, सी एंड ओशन अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन while inland sources like rivers, lake etc account for remaining 2/3। अंडरलाइन करेंगे, 1/3 मतलब क्या हो गया? सी, ठीक है, 1/3 मतलब सी एंड ओशंस, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वो, और आपका बचा हुआ 2/3 आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती, फिर आपके जो नदियां नहीं है इंडिया में, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, इन सब नदियों से अपना सेकेंड 2/3 ऑफ फिशर इंडिया का फिशरी का प्रोडक्शन निकलता है। इट इज इंपॉर्टेंट नॉन फार्म सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देखोगे
आपने जितने भी कोस्टल सिटीज है उसमें बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयड है, भले ही उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में इतना नहीं हो, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफी, रूरल एरियाज में काफी एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। फिशरी सेक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम मार्क करेंगे, वन, लो पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम कम है। मैंने बताया था आपको, एम्प्लॉयमेंट भले ही पैसा भले ही कम जनरेट करके दे रहे हो, लेकिन उसमें लोग एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है, तो पर कैपिटल इनकम कम है। सेकेंड, इलिटरेट लोग रहते हैं। थर्ड, इनडेटेडनेस, उनके पास उधारी और कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा रहता है, एक्सेट्रा। एंड इट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर्स मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते ज्यादा, उनको बस उसी सेक्टर में, उस लिमिटेड एरिया में उनको काम करना पड़ता है। देयर इज एन एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर। ओवर फिशिंग चालू कर दिए लोगों ने, जिसने आपके पोल्यूशन कॉज करना चालू कर दिया है। ओवर फिशिंग पोल्यूशन कैसे कॉज करती है? ओवर फिशिंग से आपके जो नेचुरल वो है वो सब खत्म हो जाते हैं। एंड जहां भी आप ये सारी चीजें लेके जाओगे पानी में, आप लोग वो ऑटोमेटेड शिप्स लेके जाते हैं, छोटी छोटी बोट्स लेके जाते हो, उसके अंदर दाना डालते हो, ये सब डालते हो, कचरा डालते हो ताकि शिप्स अट्रैक्ट हो जाए, तो इट कॉजेज, अगर ज्यादा में आप करने लगे तो वो आपके लिए क्या कॉज करता है? रिवर को या आपकी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, ये एक नीचे जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये आजकल जिस हिसाब से एनवायरनमेंट की अवेयरनेस चल रही है, तो मेरे को लगता है ये आपके एग्जाम में 50% से ज्यादा चांसेस है कि ये एक आपको शॉर्ट नोट 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, अपन लोग फिलहाल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से अपन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? अपन लोग केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। कब से? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से वी आर यूजिंग केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखो ऑनलाइन करो, सेकंड लाइन में लिखा है, दिस फार्मिंग इज इको अनफ्रेंडली with inputs, fertilizers and pesticides entering into food grains, water sources, etc., causing serious health problems। मतलब अपनी प्रेजेंटली जो अपनी खेती है, वो खेती आपकी इको अनफ्रेंडली है, और आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फूड ग्रेन्स के थ्रू आपके बॉडी में जाते हैं, जो आपके लिए सीरियस हेल्थ कंसर्न्स लेके आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली। It uses organic manure. It does not require much use of insecticides and pesticides. Underline करोगे, short notes में काम आएगा। Organic manure not only maintains soil fertility but also improves the same. Chemical fertilizer on the other hand reduces soil fertility. यदि आपने 2 से 3 राउंड एक ही जमीन पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके आप खेती कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी जमीन टोटली इनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें कुछ भी उगाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सॉइल विल बी हाईली कंटामिनेटेड। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है? cheaper inputs. Organic farming uses locally made cheaper inputs. The present day farming uses costlier inputs like high yielding variety seeds, chemical fertilizers and pesticides. Second, more nutritional value. इसकी मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सब नहीं होते हैं, टोटली इसके आपके ऑर्गेनिक इनपुट्स होते हैं। थर्ड, गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. नेक्स्ट, पोटेंशियल इन एक्सपोर्ट. आजकल ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसकी अलग मंडी लगती है, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं होती, जहाँ पे वो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स एंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एंड आप मानोगे नहीं, जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स की और जो वेजिटेबल्स की साइज होती है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो इतने हाई रेट्स पे बिकते हैं। मतलब आप कभी ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओगे, आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि जो आप अभी तक खा रहे थे वो केमिकल फ्रूट्स का टेस्ट और इसके टेस्ट एंड न्यूट्रिशन वैल्यू में कितना फर्क है। तो जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स की जो आपके मंडी लगती है, वो मंडी में जब आप खरीदने जाओगे ऑर्गेनिक फ्रूट्स, तो आपको पता चलेगा कितने महंगे होते हैं। तो उनकी हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल होती है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड वाइड डिमांड है ऑर्गेनिक फ्रूट्स की। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली तो है ही, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस यील्ड पर हेक्टर. ऑब्वियसली आप केमिकल यूज करके अगर यील्ड ज्यादा क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप जो ऑर्गेनिक तरीका यूज कर रहे थे उसमें आपकी यील्ड कम थी। मतलब आपको भले ही आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा कॉस्ट में, हाई कॉस्ट में बिकेगा, लेकिन जो क्वांटिटी निकलेगी वो आपकी क्वांटिटी केमिकल यूज करने से ज्यादा निकलती है, विदाउट केमिकल यूज करने से कम निकलती है। तो ऑर्गेनिक तरीके का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो यील्ड पर हेक्टर है, मतलब जो आपका आउटपुट जो आपका जमीन पे उगता है, वो कम निकलता है ज्यादा देन जो ग्रीन रेवोल्यूशन या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने वाली उससे हो। एंड नेक्स्ट,
सूनर पेरिशेबल ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह जो आपके वेजिटेबल्स जो होते हैं वो जल्दी पेरिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी क्या बोलते हैं आपके प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला होता है, तो उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, इसलिए ये लोग इसमें जाना चाहते नहीं। समझ में आया क्या? इंडिया में सिक्किम कुछ सालों में शायद ऑलरेडी एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। क्या बोल रहे थे, कोई डाउट है किसी को? यस सर, पोटेंशियली एक्सपोर्ट कैसे हो सकता? बेटा बहुत ज्यादा डिमांड है अपने इनऑर्गेनिक है ना। तो फिर भी अगर फार्मर्स वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो डिमांड कैसे बढ़ी उस चीज की? बेटा फार्मर्स प्रोड्यूस तो मतलब सारे नहीं कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे ना। जब आपको पता चलता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा है ऑर्गेनिक की, तो भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स ही प्रेफर करेंगे ना। डिमांड है उसकी, इसकी बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। आप जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, आपके यूरोप और यूएस में, यूके में, तो यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब आप मानोगे नहीं, 1-1 किलो के जो फ्रूट्स होते हैं वो 90 पाउंड में बिकते हैं। 90 पाउंड मतलब 1 पाउंड मतलब 90 रुपए। 90 मतलब 9 से 80 बनाना, कितने हो गए? 90 पाउंड मतलब कितना हो गया? 8100, 8100 रुपए पर केजीज वहां पे फ्रूट्स बिकते हैं ऑर्गेनिक वाले। अपन तो इतना महीने का फ्रूट नहीं आता अपने यहाँ जितना अपन एक्सपोर्ट में बेच सकते, तो इसकी बहुत हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और कोई डाउट? अभी तो नहीं सर, अभी तो नहीं है कोई। महक, देवांश सर अभी कोई डाउट नहीं, अगर रह गए तो नो सर। बाद में अब भी समझ में सब आ गया ना? अब अच्छा, मोस्टली आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ में याद क्या करना है। ये हाँ डेफिनेटली। अभी कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे। अपना इकोनॉमिक्स लगभग खत्म ही हो जाएगा, थोड़ा से कुछ हार्डली 5 to 10 डेज बचे हैं, इकोनॉमिक्स आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब अपन लोग क्वेश्चन पेपर्स ही करेंगे। तो वी शैल एंड नाउ। कल अपन लोग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट वाला चैप्टर और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कल आप लोगों को कितने बजे अवेलेबल रहोगे?